हर कोई वो चीज जो मुंह से हमारे शरीर के अंदर ग्रहण की जाती है वो सब कुछ आहार कहलाता है, जो हमारे सभी कार्यों को करने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है। पुरानी कोशिकाओं को तोड़कर बाहर निकालना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, रोगकारक जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करने जैसे बेसिक फंक्शन से लेकर हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर, स्किल जैसी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज कि जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है वो सब कुछ आहार पर निर्भर रहता है। मानो कि आहार एक ऐसा फ्यूल है कि जिसके बिना हमारे जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ा पाना नामुमकिन है। लेकिन यही जीवनदायी आहार जब अनुचित तौर तरीके से लिया जाता है तब यह हमारी शारीरिक मानसिक बीमारियों का कारण बन जाता है और हमारे जीवन को दुख से भर देता है। अब सवाल यह उठता है कि हमें आहार को किस तरीके से लेना चाहिए कि जिससे ये हमारे स्वास्थ्य का कारण बने और बीमारियों से हमें दूर रख पाए। तो फ्रेंड्स, इस पेचीदा सवाल का जवाब मिलता है हमें अपने आयुर्वेद शास्त्र में से, जहाँ पर महर्षि चरक ने चरक संहिता में अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन का निरूपण किया है। इस 8 फूड टेकिंग रूल्स में भोजन संबंधित मानो की दुनिया भर का विज्ञान छुपा हुआ है, जिसको फॉलो करके यदि हम अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं तो शायद ही कोई बीमारी होगी जो हमें छू पाए। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इस अष्टविध आहार विधि विशेष आयतना, द 8 फूड टेकिंग रूल्स को। तत्र खल्विमान्य अष्टावाहारविधि विशेषायतनानि भवन्ति। तद्यथा प्रकृति करण संयोग राशि देश कालोपयोग संस्था उपयोक्ता अष्टमानी। मतलब कि आहार को हित और अहित बनाने वाले 8 कारक होते हैं। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोक्ता। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकृति को। आहार के शरीर में पाचित हो जाने के बाद उसका जो अंतिम सार स्वरूप हमारे शरीर को प्राप्त होता है उसे उस आहार द्रव्य की प्रकृति या नेचर कहा जाता है। आयुर्वेद में गुरु, लघु, रुक्ष, स्निग्ध आदि 20 तरह के गुण या प्रकृति का निरूपण मिलता है। जिस तरह से आहार द्रव्य अलग अलग प्रकृति या नेचर के होते हैं उसी तरह से हमारे मनुष्य शरीर भी वात, पित्त, कफ आदि अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकृति या नेचर के होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को अपनी शारीरिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपने आहार द्रव्यों को पसंद करना चाहिए। मतलब कि यदि आपकी प्रकृति वात प्रधान है तो आपको वायु के समान गुण वाले यानी कि रुक्ष, लघु आदि आहार द्रव्यों को कम से कम लेना चाहिए और वायु के विपरीत गुण वाले यानी कि गुरु, स्निग्ध आदि आहार द्रव्यों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को थोड़ा आसान बना देते हैं क्योंकि हर किसी को आयुर्वेद के प्रकृति गुण आदि का नॉलेज नहीं होता है। तो व्यवहार में इस कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसका हमारा बॉडी यूज करता है। गेहूं, चावल आदि अनाज में से कार्ब्स, सभी तरह की दाल, पल्सेस या डेयरी प्रोडक्ट्स में से प्रोटीन, फलों और सब्जियों में से विटामिन तथा मिनरल्स तथा घी, तेल आदि वसा युक्त आहार में से हमें फैट ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो इसे उस आहार द्रव्य की प्रकृति कहते हैं या तो फिर उसका नेचर कहते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपनी वय, अग्निबल, आसपास के पर्यावरण आदि को ध्यान में रखते हुए इन सभी आहार द्रव्यों को उचित मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को यहाँ पर बताए गए पिरामिड को फॉलो करते हुए कार्ब्स आदि की उचित मात्रा अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। यानी कि हमारे भोजन की थाली कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ शामिल हो, जिससे पर्याप्त मात्रा में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिल पाए। आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर या रूल की ओर जो कि है करण, संस्कार या प्रोसीजर। संस्कारो हि गुणांतराधानम उच्यते। आहार द्रव्य के प्राकृतिक गुणों में बदलाव लाने की जो क्रिया होती है उसे करण या संस्कार कहा जाता है। आहार द्रव्यों को धोना, काटना, छीलना, उनमें से कंकर आदि अशुद्धियां दूर करना, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग या फिर स्टीमिंग जैसी प्रोसीजर से उसको पकाना, ये सभी जो क्रियाएं उस पर की जाती है उसे प्रोसीजर या तो फिर करण कहा जाता है। इवन किसी खास तरह के पात्र में आहार द्रव्य को रखने की जो प्रथा होती है उसे भी करण कहा जाता है, जैसे कि ताम्र पात्र में पानी को रखना या तो फिर मिट्टी के बर्तन में दही को जमाना आदि। करण या प्रोसीजर्स ऐसी होनी चाहिए जो आहार द्रव्य के प्राकृतिक गुणों को बरकरार रखे या तो फिर उनमें वृद्धि करे
उनमें रहे दोष या कमियों को दूर करके हमारे मन चाहे स्वास्थ्यकर गुणों को उसमें प्रतिरूपित कर पाए। हाइजीन का पूरा ख्याल रखकर सही प्रोसीजर से बना हुआ ताजा खाना हमारे शरीर में जाकर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन दे पाता है। जबकि दूषित, बासी, जला हुआ, अपक्व या अर्धपक्व, रिफाइंड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड या तो फिर डीप फ्राई जैसी अयोग्य प्रोसीजर से बना हुआ खाना हमारे शरीर में इजीली डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता और जरूरी न्यूट्रिशन भी नहीं दे पाता है। साथ ही यह हमारे शरीर में जाकर बिन जरूरी विषाक्त द्रव्यों की उत्पत्ति करके हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो हमें अपने दैनिक भोजन में लिए जाने वाली हर कोई रेसिपी पर सही प्रोसीजर हुई है या नहीं, ये जरूर से देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल या फैक्टर की ओर, जो कि है संयोग। हमने अपने विरुद्धाहार वाले वीडियो में इस विषय की विस्तृत चर्चा की थी। आप एक बार उस वीडियो को जरूर से देख लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर इतना समझ लेते हैं कि हम जो कुछ भी फूड आइटम या रेसिपीज एक साथ लेते हैं, उन सब का संयोग या कॉम्बिनेशन भी स्वास्थ्य के लिए हितकर या अहितकर हो सकता है। जैसे कि दूध के साथ किसी भी खट्टी चीज, फल, पत्र शाक, दाल, गुड़ या उससे बनी हुई कोई भी रेसिपीज को लेना विरुद्धाहार कहलाता है। साथ ही साथ गर्म और ठंडा खाना एक साथ खाना, खाने के बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसी ठंडी चीजों का सेवन करना, रात के वक्त दही का सेवन तथा घी और तेल को समान मात्रा में लेना भी स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है। ऐसे फूड कॉम्बिनेशन से खाना ठीक से डाइजेस्ट न हो पाने की वजह से आम रस या फिर अपक्व अन्न रस की उत्पत्ति होती है, जो कई तरह के रोगों का कारण बनती है। कुछ फूड कॉम्बिनेशन हमारी सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं, जैसे कि खाने के बाद या फिर खाने के साथ ली गई छाछ, सब्जी या दाल आदि में मिलाए गए नेचुरल स्पाइसेस हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। आयरन या प्रोटीन रिच फूड के साथ लिए गए विटामिन सी युक्त लेमन या ऑरेंजेस भी आयरन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे रूल की ओर, जो कि है राशि या क्वांटिटी। बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात होती है राशि या क्वांटिटी। हमें कितना खाना चाहिए? क्या मैं जितना खा रही हूँ उतना मेरे हस्बैंड के लिए पर्याप्त होगा, या तो फिर वो जितना खा रहे हैं क्या वो मेरे लिए सही क्वांटिटी होगी? नहीं, क्योंकि आहार मात्रा वय, लिंग, कार्यशैली, शारीरिक अवस्था, ऋतु, देश आदि पर निर्भर होती है। आयुर्वेद में आहार मात्रा या राशि के दो प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है सर्वग्र, होल क्वांटिटी। एक साथ हम जो दाल, सब्जी, चावल आदि लेते हैं, उस पूरी प्लेट की जो क्वांटिटी होती है उसे होल क्वांटिटी या तो फिर सर्वग्र मात्रा कहते हैं। और दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो होती है परिग्रह, यानी कि इस पूरी प्लेट में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देने वाले आहार कितनी मात्रा में है, वो जो बताते हैं उसे परिग्रह मात्रा कहते हैं। हमें भोजन लेते वक्त इन दोनों मात्राओं का ख्याल रखना चाहिए, जिसके लिए हमें सिंपल से रूल फॉलो करने हैं। सर्वग्रह को ध्यान में रखने के लिए हमें अपने स्टमक के 3 भाग की कल्पना करनी है, जिसमें एक भाग को ठोस आहार से, दूसरे भाग को हमें लिक्विड डाइट से और तीसरा भाग वात आदि दोष के संचरणार्थ हमें खाली छोड़ देना है। यानी कि हमें अपनी भूख से थोड़ा कम खाना है। साथ ही साथ हमें अपने भोजन में एक ही तरह की चीज न लेते हुए अलग अलग चीजों को शामिल करना चाहिए, कि जिसकी वजह से हमें सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। जिसके लिए हमें इस पिरामिड में बताए गए नियम अनुसार अपने भोजन में कार्ब्स देने वाले रोटी, चावल आदि अधिक मात्रा में, उसके बाद फल, सब्जी, सलाद जैसे विटामिन और मिनरल से भरपूर आहार, उससे कुछ कम प्रोटीन रिच दाल, पनीर आदि, और सबसे कम 1 या 2 चम्मच जितना घी या तेल इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से हमें हर रोज संतुलित आहार सही प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 5वें रूल की ओर, जो कि है देश या तो फिर प्लेस। देश या प्लेस से यहाँ पर हमें दो बातें समझनी है। एक तो हम जो खा रहे हैं वो फल, सब्जी, अनाज आदि किस देश में उत्पन्न हुआ है या तो फिर कहाँ से आया है, ये हमें जरूर से जांचना चाहिए।
अब आप सोचेंगे कि ऐसा जानने की क्या जरूरत है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी प्लांट्स को सही तरह से ग्रो करने के लिए खास तरह की मिट्टी या भौगोलिक परिस्थिति की जरूरत होती है। उस खास परिस्थिति में ग्रो हुए उस प्लांट से हमें उच्च गुणवत्ता वाले फल आदि प्राप्त होते हैं, जैसे कि सेब के लिए ठंडा प्रदेश, डेट्स के लिए गर्म प्रदेश, चावल के लिए जलीय आनु प्रदेश अनुकूल होता है। टेक्नोलॉजी के चलते यदि सेब को हम गर्म प्रदेश में उत्पन्न कर भी लेते हैं, तो उसमें वो गुणवत्ता नहीं आ पाती है। तो हमें अपनी फूड आइटम सही जगह से आई है या नहीं उसका पता लगाना चाहिए, ताकि हमें उसके सभी फायदे अच्छी तरह से मिल पाए। दूसरा, देश से हमें ये भी समझना है कि हम जिस देश या प्रदेश में रह रहे हैं, उसके अनुसार हमारी आहार शैली होनी चाहिए। ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों का अग्निबल प्रबल होता है, जो कि भारी चीजों को भी इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, जबकि गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों के अग्निबल कंपैरिजन में कम होते हैं, जिनके लिए उष्ण, हल्का और जलीय भोजन सही रहता है। मतलब कि हमें अपने पारंपरिक फूड पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। इंडिया में रहकर यूके, चाइना या इटली के फूड को अपनाना अक्लमंदी नहीं कहलाती है। आगे बढ़ते हैं छठे रूल, काल की ओर। काल या समय बहुत ही जटिल विषय है, जिसको आसानी से समझने के लिए हमने काल को 6 प्रकार में बांट दिया है। चलिए बारी बारी इन सबको समझते हैं, जिसमें सबसे पहले काल से देखते हैं कि हमें किस वक्त भोजन लेना चाहिए, कब खाना चाहिए हमें। वैसे तो हमारे सुबह, दोपहर और शाम की भोजन का वक्त निश्चित होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें भोजन तभी लेना चाहिए जब हमारा पहले किया हुआ भोजन अच्छी तरह से पच चुका हो, यानी कि डाइजेस्ट हो चुका हो, और हमें जोरों से भूख लगी हो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हमें भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। किसी कारणवश यदि भोजन के निश्चित समय हो जाने पर भी हमें भूख नहीं लगी है, तो हमें उस मील को स्किप कर देना चाहिए। सेम वे, यदि ज्यादा शारीरिक श्रम के चलते हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन यदि भोजन का निश्चित समय नहीं हुआ है, तो भी हमें भोजन कर लेना चाहिए। यानी कि भोजन को लेते वक्त हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना चाहिए। दूसरी प्रकार के काल में हमें दिन के अलग अलग समय को समझना है, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। हमारे मूड की तरह ही सुबह में हमारा मेटाबॉलिज्म तरोताजा, दोपहर में ठीक ठाक और शाम के वक्त थका हारा हुआ होता है। इसीलिए हमारे सुबह का भोजन हैवी और न्यूट्रिशियस, दोपहर का उससे कुछ कम हैवी और शाम का भोजन बिल्कुल हल्का या तो फिर लाइट होना चाहिए, जो हम इजीली डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए तो कहा गया है कि सुबह के वक्त राजा की तरह, दोपहर के वक्त आम आदमी की तरह और शाम के वक्त गरीब की तरह खाना चाहिए। तीसरा काल होता है ऋतु या सीजन के रूप में। शीत ऋतु में हमारा अग्निबल स्वभावतः प्रबल होता है, इसलिए शीत ऋतु में हमें हैवी और न्यूट्रिशियस चीजें लेनी चाहिए, जबकि गर्मियों की ऋतु में हमारा अग्निबल स्वभावतः कम रहता है, इसलिए गर्मियों की ऋतु में हमें हल्का और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। काल का चौथा एस्पेक्ट है वय या एज। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के हिसाब से हमें अपने फूड में चेंजेस लाने चाहिए। बाल्यावस्था में ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो हमें उस हिसाब से खाना चाहिए, जबकि युवावस्था में ज्यादा एनर्जी देने वाले फूड और वृद्धावस्था में अपनी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हमें आहार लेना चाहिए। जबकि आयुर्वेद के मतानुसार स्वस्थ रहने के लिए बाल्यावस्था में कफ शामक, युवावस्था में पित्त शामक और वृद्धावस्था में वात शामक आहार द्रव्यों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। अब देखते हैं एक और एस्पेक्ट को, जो कि है खाना कब पकाया गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि खाना किस वक्त पकाया गया है और हम कब खा रहे हैं। आयुर्वेद के मतानुसार पका हुआ खाना एक प्रहर के बाद गुणहीन और वीर्य विहीन हो जाता है। ऐसा खाना हमारे शरीर को सही पोषण नहीं दे पाता और कई तकलीफों का कारण बनता है। इसलिए हमें खाना पकाने के 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए, यानी कि हमें हर रोज ताजा खाना खाना चाहिए। और काल के आखिरी प्रकार को देखें तो स्वस्थावस्था और रोगावस्था, इन दोनों कंडीशन में हमारे लिए स्वास्थ्यकर भोजन की व्याख्या जो है वो बदल जाती है। यानी कि स्वस्थ होने पर जो आहार लिया जाता है वो किसी खास रोग में हानिकर भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज में सुगरी फूड या फिर हाइपरटेंशन में सॉल्टी फूड लेना उस रोग को बढ़ावा देने के बराबर होता है। इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 7वें रूल की ओर, जो कि है उपयोग संस्था, रूल्स ऑफ यूज।
उपयुक्त संस्था में खाना खाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कि साफ सुथरी जगह पर उचित आसन में बैठकर शांत मन और प्रसन्न चित्त से भोजन ग्रहण करना चाहिए। खाना बहुत ही जल्दी में या तो फिर धीरे धीरे न खाते हुए 32 से 33 बार हर निवाले को चबा चबा कर खाना चाहिए। साथ ही हमारे भोजन पर प्रीति रखते हुए हमें अपने खाने में से जो जो गुण हमारे शरीर को प्राप्त होने वाले हैं उसकी कल्पना करते हुए माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। साथ ही खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पीते हमें 1 या 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। इस तरह से माइंडफुल ईटिंग करने पर हमारा फूड जो है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और हमें उसके सभी गुण प्राप्त होते हैं। चलिए आखिरी रूल देखते हैं जो कि है उपयोगिता, कंज्यूमर। उपयोगिता यानी कि खाना जो व्यक्ति खा रही है वह व्यक्ति, कंज्यूमर। खाना पकाते वक्त व्यक्तिगत रुचि, अरुचि, एलर्जिक कंडीशन, वेज नॉन वेज सिचुएशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। माना कि खाना स्वास्थ्यकर होना चाहिए लेकिन वो खाने वाले को पसंद भी आना चाहिए। युक्ति प्रयुक्तियों से हमें खाने को इस तरह से बनाना चाहिए कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज भी ना हो और वो टेस्टी भी बने। टेस्टी खाना खाने वाले के मन को प्रसन्न रखता है जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। सो फ्रेंड्स, एक स्वस्थ शरीर और मन को पाने के लिए इन 8 रूल को अपने दैनिक भोजन के दौरान फॉलो करें। कहीं पर भी यदि आपको दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।